यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। पहले दिशा रिएक्ट करती है और अपनी जगह से जल्दी से खड़ी होकर वेदांश की तरफ भागती है। वही वेदांश हौस पर गिरा हुआ होता है और उसके पीठ पे झूमर लगे कांच पूरी थक गए होते हैं और उसका रोद उसके पीठ से निकलकर उसके सीने के आर पार हो गया होता है। दिशा रोते हुए उसे उठाने लगती है और सबकी तरफ देखते हुए सिर्फ हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। वही वेद अपने दर्द को इग्नोर करते हुए अपना एक हाथ उठाकर उसके फेस पे रखता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। और फिर वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, वादा करो मैं रहूं या रहूं, लेकिन तुम्हारे आगे जो भी आएगा तुम मुझे खुले दिल के साथ अपना लोगी। सॉरी, शायद मैं अब तुम्हारा साथ ना दे पाऊं, लेकिन तुम उसके साथ खुश रहना। आई लव यू तिशा। वेद की ऐसी बातें सुनकर तिशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसको वेदांश के साथ बिताए हर एक लम्हे याद आने लगते हैं। उसका मुस्कुराना, हमेशा उसे सपोर्ट करना, उसे प्यार का इजहार करना, उसके खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना। वही अब वेद का हाथ तिशा के हाथों से फिसलने लगता है। उसका हाथ तिशा के हाथ से छूटता उससे पहले ही तिशा उसके हाथों को दोबारा पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, वेदांश नहीं उठो प्लीज। वेदांश, मेरी बात सुन रहे हो? अपनी आंखें खोलो प्लीज। प्लीज वेदांश, प्लीज अपनी आंखें खोलो। वेदांश, गेट अप प्लीज। वेदांश, मुझे अकेला मत छोड़ो, फिर से प्लीज अपनी आंखें खोलो। वेदांश, आई लव यू। तुमने सुना वेदांश? आई लव यू। वेदांश, प्लीज गेट अप प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे मयंक भागता हुआ आता है और वेदांश को जल्दी से उठाकर बाहर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सब एक बड़े से अस्पताल के ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होते हैं। तिशा बस शॉक होकर एक ग्लास की तरह कोने में बैठी हुई होती है और वही दादी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर, जिसे देखते ही सब उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर उन सब की हालत समझते हुए कहता है, देखिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो शॉट बिल्कुल उनके दिल के पास लगा हुआ है और ब्लड लॉस पर बहुत ज्यादा हो गया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, बाकी भगवान के ऊपर है। तिशा जैसे ही उस डॉक्टर की बात सुनती है, वह वहां से उठकर अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में ही बने मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है और भगवान की मूर्ति को देखते हुए कहती है, आपने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन प्लीज इस बार आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझसे मेरा वेदांश नहीं छीन सकते। जब उम्मीद थी तब आपने मुझसे सिर्फ दुख दिए, जब भरोसा था तब सिर्फ धोखे मिले। जब सच्चा प्यार किया तो सिर्फ नफरत नसीब में आई। क्यों उस वक्त मेरी किस्मत में वेदांश को नहीं भेजा? क्यों उस वक्त मेरे हाथ की लकीरों में उसे नहीं लिखा? जिस प्यार की उम्मीद मुझे उस वक्त थी, वो प्यार अब क्यों दे रहे हो मुझे? आज जब मुझे नफरत की अंधेरों की आदत हो गई है तो प्यार की रोशनी क्यों दिखा रहे हो मुझे? आज जब लोगों की नियत से यकीन होती है फिर यकीन दिला रहे हो। अब जब मैं नफरत की मंजिल तक पहुंच गई हूँ तो प्यार का रास्ता दिखा रहे हैं। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी मौत को अपने गले लगा लिया। वो मुझे अपनी पूरी दुनिया बनाना चाहता है, ये जाने बिना कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो मुझे ऐसा प्यार करता है जिससे मैं नफरत करती हूँ, ऐसा प्यार जिसके लायक मैं हूँ ही नहीं। और अगर आपको मुझे फिर से प्यार का रास्ता दिखाकर उस प्यार को मुझे छीनना ही था तो फिर उसे अपने भेजा ही क्यों? देखो, आप दोबारा मुझसे धोखा नहीं कर सकते हैं, आप मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकते। तभी वहाँ पे शौर्या भागते हुए आती है और तिशा को गाले लगा लेती है और कहती है, भाभी भाई अब खतरे से बाहर है, भगवान ने अपनी प्रार्थना सुन ली, जल्दी चलो, दादी माँ आपको बुला रही है। तिशा अपने आंसू साफ करती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। वेदांश को अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया क्या होता है। तिशा वार्ड में बाहर ही खड़ा होकर उसे कुछ देर तक देखती है और उसे देखते हुए अपने मन में कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो चोट मुझे लगी नहीं थी लेकिन तुम्हें लग गई। वो मौत का जाल मेरे लिए बिछाया गया था लेकिन उसमें तुम फंस गए। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जिस प्यार से भागती थी वह प्यार मुझे तुमसे हुई गया और अब ये मेरा प्यार ही मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाएगा। पहले मेरे लिए मेरा प्यार ही मेरा वीकनेस पॉइंट था और अब मेरा प्यार ही मेरा प्लस पॉइंट होगा। जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है, उसकी हालत मैं इतनी बदतर करने वाली हूँ कि उसकी रूह भी दोबारा जन्म लेने के नाम से ही कांप जाएगी। फिर वह धीरे से रूम का गेट खोलती है और उसके बेड के पास ही बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके माथे पे किस करते हुए कहती है, आई लव यू, प्लीज जल्दी से अब उठ जाओ। वही विंडो के बाहर अंश दीपक के साथ खड़ा होता है और अंदर का हर एक चीज देख रहा होता है। वह जैसे ही तिशा की बातें सुनता है तो वह अपने मन में कहता है, आज भाई को तुम्हारी जगह बेड पे लेता देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ, आपको भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता जब हमारी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मुझे कभी भी लगा कि मेरी वजह से हम तीनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो हम तुम दोनों को बिना बताए एक से एक ही तरह गायब हो जाऊंगा, लेकिन अपने रिश्ते पर आंच नहीं आने दूंगा। माँ नहीं है, थैंक यू मेरे पति सोचने के लिए, लेकिन हम उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डॉक्टर को पहले ही दिखा दिया है और आप हमें यहाँ से घर जा रहे थे लेकिन आप सब आ गए। वही प्रेरणा ही तिशा के हाथों से खुद के तो क्यों छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। वही उनको ऐसा करता देखा उन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देती है और फिर वह उनके कान के पास जाकर अपने दांत पीसते हुए कहती है, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में, अब कौन सा चलना चाहती है? हमने आपको समझाता था ना सासू माँ की बुढ़ापे में अपने हाथों को और अपनी जुबान को थोड़ा संभाल कर चलाए, नहीं तो अगर इस बुढ़ापे में हड्डी टूटी ना तो जुड़ना मुश्किल होगा। इसलिए आप यहाँ से अपनी पलटन को लीजिए और घर चली जाए और जाकर हमारे आने की तैयारी करिए क्योंकि अब से हर चीज मेरा होगा। उसने उसके गालों को सहनाया और कहा, नहीं बेबी, अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है और तुम इतने में ही बेहोश हो गई।
ये कहकर वो उसे सीधा करके बेड पर लेट देता है। बेडशीट जो हल्के रंग की थी अब खून से लाल रंग में दिखने लगी थी। वानी के शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहा होता है। उसके शरीर पे अब सिर्फ बाइट मार्क और चोटों के निशान दिखाई दे रहा होता है। वानी की जब नींद खुलती है तो देखती है सुबह के 10 बज चुके हैं, जिसे देखकर वो बड़ा चाहती है और वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे ही उठती है उसे अपने शरीर में बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है, जिससे वो वापस से अपनी जगह पर ही बैठ जाती है। और फिर जैसे ही खुद को देखती है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह खुद को देखते हुए कहती है, योम को मैंने दूसरी लड़कियों को ऐसे टॉर्चर करते हुए देखा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया है। मैंने अपने प्यार को धोखा दिया, अपनी पहचान बदली, उसके साथ हर वक्त खड़ी थी। जब उसने अपने हाथों से किसी को मारा तब भी, जब उसके बिस्तर पर कोई और लड़की थी तब भी। वह ये सब बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे पीछे से कोई आकर गले लगा लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, हम तुम अभी तक इसलिए तो जिंदा बची हो क्योंकि तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, और नहीं पनिशमेंट की बात तो ये तो मुझे तुम्हें देना ही था ताकि तुम्हें याद रहे तुम्हारी जगह क्या है मेरी लाइफ में। तुम दुनिया के लिए मेरी बीवी हो गई, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ वो एक सीढ़ी हो जो मुझे मेरे मुकाम तक ले जाती है। तुम्हें पता है ना मेरा प्यार कौन है, इसलिए तुम उसकी जगह लेने की कोशिश भी मत करना जो तुम करने जा रही थी। ये बोलकर वह एकदम से वानी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम के अंदर ले जाकर बाथटब में बिठा देता है और कहता है, फटाफट तैयार कर, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल वह वहाँ से निकाल जाता है। वानी उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहती है। वो बस एकटक उसके जाने की दिशा में देखती रहती है। 7 डेविल प्लेबॉय और एक क्यूट गर्ल जिसकी उम्र 18 साल जो थी अनाथ कैसे फंसती है। इनके जाल में क्या था उसका कसूर जो सब ने मिलकर किया उसके साथ। इतना बड़ा गुनाह क्यों किया, उसके इज्जत को तार तार। उनकी हैवानियत का क्या हुआ असर, किस मोड़ पर ले गई उसकी जिंदगी। फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह माफिया ब्रदर हो जाते हैं। उसके प्यार में पागल क्यों अचानक हो जाती है, वह गायब किसी को नहीं है उसका पता। पूरी स्टोरी को जानने के लिए देखें 7 डेविल माफिया एंड एंजेल गर्ल। दूसरी तरफ तिशा खाना बनकर जैसे ही खुद को देखती है उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि उसने इतना खाना नहीं बनाया होता है, उससे कहीं ज्यादा अपने आप को गंदा किया होता है। तिशा खुद को देखते हुए कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, अब मुझे वायस नहाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। वहां जाकर दिखती है तो वेदांश सो रहा होता है। उसे सोता हुआ देखकर वो एक गहरी सांस लेती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। वो शावर ले ही रही होती है कि तभी उसे अपने रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसे घर के किसी भी मेंबर पर विश्वास नहीं होता है। और वो फिर जल्दी अपने सामने रखा हुआ टॉवल उठाकर खुद पर लपेटती है और भागते हुए रूम के अंदर आ जाती है। वो अंदर आकर देखती है तो साइड टेबल के पास ग्लास गिरकर टूटा हुआ होता है और वेद उसे देखते हुए अजीब सा मुंह बना रहा होता है। तिशा भागते हुए उसके पास जाती है और उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए घबराई हुई आवाज में कहती है, क्या हुआ, कभी आपको चोट तो नहीं लगी ना। वेद की नजर जैसे ही तिशा पे पड़ती है उसकी नजरें उस पे ही थम जाती है और वो खोए हुए अंदाज में कहता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लगता है अब कुछ होने वाला है। तिशा उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या? हाँ अभी तक तो मैं ठीक ही था, लेकिन अपने सामने इतनी हॉट सी लड़की को, वो भी सिर्फ एक टॉवल में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। वेद एक फॉलोटी स्माइल के साथ तिशा से कहता है। तिशा जैसे ही उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और उसके बातों का मतलब उसे समझ में आता है, वो शर्म से लाल हो जाती है और फिर जल्दी से वो वहां से बाथरूम की तरफ जाने को मुड़ती है कि वैसे ही वेद उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे बैग पे खींच लेता है और तिशा एक चीख के साथ उसके सीने से जा टकराती है। तिशा वेद के ऊपर से उठते हुए कहती है, अरे ध्यान से, आपको चोट लगी है ना, उसके बाद भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। वेद तिशा की बात सुनकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट कर देता है और फिर उसके कानों के पास लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, इस छोटी सी खरोच का मेरे परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होने वाला है। वेद की ऐसे बातें सुनकर तिशा के कौन लाल हो जाते हैं और वो उसके सीने पर हल्के हाथों से मारते हुए कहती है, आप ना सच में बहुत बेशर्म हो गए हैं, पता नहीं ऐसी बातें करना कब से गए। वेद धीरे से उसके कानों को लीक करते हुए कहता है, क्या करूं, सीखना पड़ता है, और वैसे ही मेरी वाइफ को बेबी चाहिए तो उसके लिए मुझे बेशर्म तो बनना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तिशा के चेहरे पर शर्म की लाली दिखाई देने लगती है और वो बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, फालतू की बातें सोचना बंद करो अब, और हाँ हमें छोड़िए, मुझे नहाने जाना है और आपके लिए खाना भी लाना है। वह काफी देर तक वैसे ही बोलती रहती है, लेकिन जब वह देखती है उसे वेद की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो वह जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वह पाती है वेद की नजर कहीं और ही है, और वह जैसे ही उसकी नजरों को फॉलो करती है शौक के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि वेद के खींचे जाने से तिशा का टावल ढीला हो गया होता है, जिससे उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रही होती है और वेद का सारा ध्यान तिशा के सीने पे ही होता है। तिशा वेद को खुद से दूर करते हुए कहती है, यू बेशर्म इंसान, छोड़ो मुझे। वेद एकदम से पलट जाता है और उसे खुद के नीचे कर लेता है और फिर चेहरे पे एक शरारती स्माइल लिए हुए कहता है, अब जब मैंने देख ही लिया है तो अच्छे से देखने दो ना। तिशा उसकी बातें सुनकर पहले तो कुछ देर तक उसे देखती है और फिर उसके माथे को छूते हुए कहती है, लगता है मुझे ना आपको एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उसने जो दवाइयां दी है वो गलत दवाई देती है, क्योंकि जब से आप उसे खा रहे हैं तब से ऐसी बेशर्म वाली बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं। तिशा की बात सुनकर वेद उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, अब तुमने मुझे बेशर्म का टैग दे ही दिया है तो चलो अब हम दिखा भी देते हैं बेशर्मी कहते कैसे है। इतना कहने के साथ ही वो अपने लिप्स तिशा के लिप्स पर प्रेस कर देता है। वैसे भी तिशा इस वक्त बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी, जिसे देखने के बाद वेद का दिमाग जवाब दे चुका था। वो भी एक मर्द था और उसके सामने उसकी बाहों में वो लड़की खड़ी थी जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। वो बेतहाशा उसे चूमे जा रहा था। वही जैसे ही तिशा को होश आया वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि वेद की पकड़ बहुत मजबूत थी। उस पर वो चाहकर भी उससे खुद को आजाद नहीं हो पा रही थी।
इसलिए थक हार कर वो एकदम चुपचाप लेट जाती है। वही वेद अभी भी उसे किस किए जा रहा था। धीरे धीरे तिशा भी उसके किस में खो जाती है और वह अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल देती है और अपना एक हाथ उसके बालों में चलने लगती है। वही वक्त के साथ साथ वेद की किस और इंटेंस होती जा रही थी, जिसे अब तिशा संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि ना इस बॉडी में और नहीं दूसरी बॉडी में उसे कोई इस तरह से किस किया होता है। उससे वेद का इतना पेंशन भरा किस संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन वेद तो अपने इमोशंस में इतना खो चुका था कि उसे कोई होश ही नहीं रहा। करीब 25 मिनट बाद जब तिशा की सांसें बिल्कुल उखड़ने लगी, तब जाकर उसने उसे छोड़ा है। उसके छोड़ते तिशा जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी आंखें तब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वही वेद अभी भी काफी नॉर्मल था। वो मर्द था, उसमें ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्टेमिना होना ही था। तिशा जहां अभी भी जोर जोर सांस ले रही थी और वही वेद अपनी मदहोश नजरों से उसे देख रहा था। उसकी कातिल नजरें अभी भी उसके होठों पर टिकी हुई थी, जो उनकी इस इंटेंस किस के बाद और ज्यादा पल भी लग रहे थे। जब कुछ पल बाद तिशा जैसे तैसे अपनी सांसें कंट्रोल करती है और फिर वह जैसे ही अपनी नजर उठाकर वेद को देखती है, उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरफ लाल हो जाता है और उसके चेहरे पर शर्म घबराहट साफ दिख रही थी। 7 डेविल प्लेबॉय और एक क्यूट गर्ल जिसकी उम्र 18 साल जो थी अनाथ कैसे फंसती है? इनके जाल में क्या था उसका कसूर जो सब ने मिलकर किया उसके साथ? इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? उसके इज्जत को तार तार उनकी हैवानियत का क्या हुआ असर? किस मोड़ पर ले गई उसकी जिंदगी? फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह माफिया ब्रदर हो जाते हैं? उसके प्यार में पागल क्यों अचानक हो जाती है? वह गायब किसी को नहीं है उसका पता। पूरी स्टोरी को जानने के लिए देखें 7 डेविल माफिया एंड एंजेल गर्ल। जिसे देखकर वेद एक बार फिर से खुद पर से काबू खोने लगता है। इस बीच दोनों एकदम खामोश थे और एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। वेद से जब और ज्यादा सब्र नहीं होता है और वह आगे बढ़कर दोबारा उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसी पहले ही उसके होंठ दोबारा तिशा के होठों पे थे और वह दोबारा उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पर इस बार उसकी किस जरा वाइल्ड थी और वह उसे कमर से ही पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और अपने आप ही तिशा के पैर उसकी कमर पर रेप हो जाते हैं और वो भी सब कुछ भूल कर दोबारा से उसे किस करने लगती है। उसे वेद का टच बुरा भी नहीं लग रहा था। हाँ, वो थोड़ा वाइल्ड जरूर था, लेकिन वो अब उसके टच से पिघल रही होती है। वो उसे वैसे ही गोद में उठाकर बाथरूम के अंदर लाता है। तिशा के हाथ भी अनायास ही उसके कंधों पर कस गए थे, लेकिन जब वो और ज्यादा वाइल्ड होने लगता है तब तिशा से फिर से खुद से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती है और अब दोबारा उसकी सांसें उखड़ने लगती है। तो वो खुद को जरा दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वेद को कोई होश नहीं था, जिसके कारण तिशा की पकड़ उसके कंधों पर कस जाती है और वो उसके कंधे पर नाखून गड़ाने लगती है। जब जाकर वेद तिशा से हल्का सा दूर होता है और अपना सिर उसके सिर से जोड़ लेता है, दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वेद जहां जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, वही तिशा अभी भी शांत नहीं हुई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी और वह लाइंस ऑफ नॉर्मल होते हैं तो उसकी एक बार फिर से वेद की नजर से जान मिलती है, जिसके चलते वह अपनी नजर इधर उधर घूमने लगती है। उसको ऐसा करते देखकर वेद उसके चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और फिर हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, शर्मा रही है? उसकी बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे की वो लॉलीपन उसके बातों का साफ साफ जवाब दे रहा होता है। उसे खामोश देखकर वेद की नजर उसके टॉवल पर जाती है, जो अब लूज होकर नीचे आ गया होता है और अब उसका सीना उसके सामने रिवील हो रहा होता है। उसको इस तरह से देखकर वेद कहता है, वाइफी, अगर तुम एक सेकंड के अंदर मेरे सामने से नहीं गई तो मैं शायद अपने हाथ से आगे बढ़ जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तिशा एक नजर खुद को देखती है और वह जैसे ही अपना ये हाल देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खुद को छिपाने लगती है और जल्दी से वो टॉवल को ऊपर कर लेती है। ये देखकर वेद उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने नजदीक खींचते हुए उसके कान के पास झुककर उसकी येलो को मदहोशी में चूमते हुए कहता है, मैं कह रहा था तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही है और मुझे ही देखना है, तो क्यों ना आज ही कुछ हदों को तोड़ दिया जाए। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और फिर मैं काफी अच्छे से नहला दूंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर तिशा, जो अभी तक शांत थी, वो हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर वेद उसके और करीब चला जाता है और उसकी बॉडी को खुद की बॉडी से चिपकाते हुए कहता है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा मेरा तुम्हें यू टच करना या मेरा करीब आना? हम वेद की ऐसी बातें सुनकर तिशा का मन हो रहा होता है कि वह यहाँ से गायब हो जाए। उससे शर्म के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके कहती है, अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो जोर से चिल्ला दूंगी। उसकी यह बात सुनकर वेद मुस्कुराने लगता है और कहता है, फिर तो मैं भी देखना चाहूंगा। इतना बोल वह उसके चिक्स पे वाइट कर लेता है, जिससे तिशा की हल्की सी चीख निकल जाती है। यह क्या किया आपने? पागल हो गए हैं आप? वेद उसके ऊपर झुककर उसके कानों को हल्का हल्का लिंक करते हुए बेहद मदहोश आवाज में कहता है, मैं तो बस चेक कर रहा था, तुम चिल्लाओगी कैसे? वैसे तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा, सच कहो तो, क्योंकि उसे सुनने के बाद भी कोई यहाँ पर नहीं आने वाला है। उसकी बात सुनकर तिशा बड़े ही मासूमियत से पूछती है, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो लोग हमारे रूम में आ भी जाएंगे तो भी वो हमारी बाथरूम में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा ना कि बाथरूम के अंदर जब एक पति पत्नी मौजूद है तो पत्नी चीखें क्यों निकल रहे होंगी। वेद के बातों का मतलब समझते ही तिशा के गाल लाल पड़ जाते हैं और वो हकलाते हुए कहती है, आप जाइए यहाँ से, मुझे नहाना है। क्योंकि इसके बाद उसे और कुछ बोलते हैं बन ही नहीं रहा होता है। वेद सेडक्टिव वे में मुस्कुराते हुए अपनी हंसकी वॉइस में कहता है, नहाना तो मुझे भी है, तो क्यों ना साथ में ही नहाया जाए, हम काफी पानी भी बचा लेंगे और अगर तुम इजाजत दो तो साथ में और भी काफी कुछ कर सकते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर बोलो तो मैं डिटेल में समझा भी देता हूँ। वैसे भी फास्ट टाइम के लिए बाथरूम इतना बुरा भी नहीं है। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर तिशा को शर्म भी आ रही होती है और साथ में गुस्सा भी, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को शांत करते हुए गुस्से में कहती है, लगता है उस हादसे का असर सीधा आपके दिमाग पर जाकर हुआ है, तो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। आपको सर नहीं होती दिन दहाड़े ऐसी हरकतें करते हुए? ओ मैं समझ गया, तुम चाहती हो मैं ये सारी बातें ना करूं दिन में, बल्कि डायरेक्ट ये सब चीज है तुम्हें करके दिखाओ रात के टाइम बेड पर।
थोड़ी देर बाद तिशा तैयार होकर रूम में आती है, लेकिन वह अपनी नज़ारे अभी भी वेद से नहीं मिल पा रही होती है और वो बिना उसकी तरफ देख रूम से निकाल कर चली जाती है। उसको ऐसे खुद से भागते हुए देखकर वेद के चेहरे पर स्माइल चाहती है और वह कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक भागती है, क्योंकि आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। दिन भर चाहे कहीं रहकर टाइम पास कर लो, लेकिन सोने के लिए रात को तो मेरे बेड पर ही आना पड़ेगा। वह ये सब सोचते हुए मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी उसको अपने बोले जाए वर्ड पे ध्यान जाता है तो वह खुद को ही डांटते हुए कहता है, मैं कब से ऐसी सीमलेस बातें करने लगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि इस दवाई में ही कोई प्रॉब्लम है जो मैं ऐसा बन गया हूँ। लेकिन खुद भी को मेरी बातें सुनकर जैसे वह शर्माती है, उसे देखने का तो मजा कुछ हो रही है। वही नीचे हॉल में सब लोग अब तक तैयार होकर आ गए होते हैं और फिर दादी माँ की कहां पर सारे लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हैं। दादी माँ तिशा को वेदांश के लिए खाना लेकर रूम में जाने के लिए कह रही होती है कि तभी वहां पर वेदांश आ जाता है। दादी माँ जैसे ही अपने सामने वेदांश को देखती है तो वह उसे लगभग डांटे हुए कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त रूम में आराम करना था ना, तो तुम नीचे क्यों आ गए? मैं तिशा से खाना भिजवा रही थी ना। वेदांश दादी माँ की बात सुनकर अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशंस को ले हुए कहता है, दादी मैं इतने दिनों से रूम में ही तो रह रहा था, अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना मैं नीचे आ जाऊँ और वापस से अपने सारे कामों को करना स्टार्ट कर दो। वैसे भी भाई इतने दिनों से सब कुछ अकेले संभाल कर थक गए होंगे ना। वह ये सब कहते हुए व्योम की तरफ ही देख रहा होता है। दादी माँ को जहाँ वेदांश की बातों से लग रहा होता है वह व्योम की फिक्र कर रहा है, वही व्योम उसकी टोन को अच्छी तरह कैसे समझा क्या होता है और वह गुस्से से अपने हाथों को बंद कर लेता है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए हुए कहता है, थैंक यू छोटे भाई मेरे लिए इतना कॉन्सर्ट दिखाने के लिए। तभी दादी माँ कहती है, बस बहुत हो गई बातें, अब खाना भी खा लो, वैसे भी काफी लेट हो गया है। फिर वेद भी जाकर तिशा के बगल वाले चेयर पे बैठ जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आईज ब्लिंक कर देता है, जिसे देखने के बाद तिशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपने सामने देखने लगती है वही खुशी जो वेदांश के सामने ही बैठी हुई होती है। जब वह देखती अब वेदांश अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है तो अब उसे पछतावा हो रहा होता है अपनी मांगनी तोड़ने का, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है और तिशा को देखते अपने मन में कहती है, सॉरी मेरी जान, लेकिन इस बार फिर से मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वेदांश के पैसों पर राज करने नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें उड़ने का हक सिर्फ मेरा है। बस मुझे 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करना है और फिर वह मेरा होगा, क्योंकि उसका 4 सालों का प्यार हूँ मैं और वो मुझे इतनी आसानी से अपने दिल से तो नहीं निकल सकता है। ये सब सोचते हुए वह वेदांश की तरफ अपने प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और फिर वह डाइनिंग टेबल से कुछ डिशेस से आगे करते हुए कहती है, वेदांश इन्हें टेस्ट करो, ये तो तुम्हारे फेवरेट डिशेस है ना। तिशा जैसे ही खुशी की आवाज सुनती है उसकी आंखें तीखी हो जाती है और वह खुशी को घूरने लगती है, जिसे खुशी भी फील अच्छे से फील कर पा रही होती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करते हुए वेदांश के प्लेट में उन डिशेज को डालने लगती है। वेदांश जो खुशी पे चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन जब उसकी नजर तिशा के गुस्से भरे चेहरे पर पड़ती है तो वह खुशी को नहीं रोकता है, वह तिशा के रिएक्शन को बस नोटिस कर रहा होता है। तिशा जो अपनी आंखें बंद करके हर एक चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, उसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है तो वह एकदम से वेदांश के प्लेट अपनी तरफ खींच लेती है और फिर अपना प्लेट वेदांश के सामने कर देती है और खुशी को देखते हुए कहती है, थैंक यू मेरे पति के बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन अफसोस वो देखा नहीं सकता क्योंकि अब उसे ये सब चीजें पसंद नहीं है, उसकी चॉइस अब बदल चुकी है। तो मुझे लगता है अब तुम्हें भी इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब तो उसके फेवरेट डिश है और फेवरेट चीजें कभी नहीं बदलती है, खुशी तिशा को घूरते हुए कहती है। हुआ करती थी बट अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे फेवरेट चीजों का परित्याग कर दिया है और वैसे भी समय के साथ साथ इंसान के लाइक्स डिसलाइक्स में बदल जाते हैं और हमारी फीलिंग्स में मर जाती है और वैसे भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। वैसे तुम्हारी और आंसू की सगाई होने वाली थी ना, सगाई की शॉपिंग हुई या नहीं? अगर नहीं हुई हो तो मुझे बता देना, मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर चलूंगी। तिशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए हुए खुशी से कहती है। केतकी जी जो तिशा के टोन को नहीं समझ पाई होती है वो उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, फिर तो तुम कल ही लेकर चले जाना, खुशी को ये अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी। वही केतकी जी की बातें सुनकर वेदांश अंदर ही अंदर हैज रहा होता है और शौर्य जो कब से तिशा और खुशी को ही नोटिस कर रहे होते हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है और वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगते हैं। शौर्य को हंसते हुए देखकर दादी माँ उन दोनों को गिरने लगती है और कहती है, अब तुम दोनों को कौन सा दौरा पड़ गया है जो ऐसी पागलों की तरह हंस रहे हो? शौर्य दादी माँ की बात सुनकर वैसे ही हंसते हुए कहता है, दादी माँ दौरा नहीं पड़ा है, वो तो मुझे शौर्य अपने फोन में रील्स दिखा रही थी, उसी को देखकर हंस रहे हैं हम दोनों। तभी वेदांश उन दोनों को घूरने लगता है और कहता है, लगता है तुम दोनों अब टेबल मेन्स भूल चुके हो जो डाइनिंग टेबल पर फोन यूज कर रहे हो। तिशा जो पहले से ही वेदांश से चिड़ी हुई होती है, वह जब देखती है वेदांश फालतू में उन दोनों को डांट रहा है तो वह उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाती है और गुस्से से कहती है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, यहाँ पे तुम्हारे ज्ञान की किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज चुपचाप अपना मुंह बंद करो और खाना खाने पर ध्यान दो। वेदांश जिससे आज से पहले कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं क्या होता है, आज उसी के ऊपर उसकी बीवी सबके सामने चिल्ला रही होती है और वह एक सीधी साधे बच्चों की तरह उसकी सारी डांटें सुन भी रहा होता है। और बाकी सारे लोग तिशा को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आज उसका लास्ट दिन हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता होता है वेदांश से कोई बदतमीजी करे तो वेदांश उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता है। वही वेदांश तिशा का गुस्सा देखकर तो इतना समझ गया होता है कि आज उसकी खैर नहीं है, इसलिए वह एक अच्छे पति की तरह उसकी बातें सुनकर कहता है, ओके बेबी तुम जैसा चाहो। वही जो सब लोग अपनी नजरें गाढ़ाए तिशा के दांत खाने का इंतजार कर रहे होते, लेकिन जब उन सबके कानों में जैसे ही वेदांश की आवाज पड़ती है वह सारे लोग शोक में चले जाते हैं। वही खुशी जब ये सब देखती है तो वह गुस्से में वहां से उठकर किचन की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही तिशा भी अपनी जगह से उठाते हुए कहती है, मेरा भी हो गया। इतना बोल वो खुशी के पीछे हो लेती है।
खुशी जैसे ही किचन से निकलने को होती है कि तभी उसकी नजर गेट पे ही खड़ी तिशा पे पड़ती है जो उसे घूर रही होती है। तिशा को यहाँ पे देखकर एक सेकंड के लिए खुशी डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तिशा उसे घूरते हुए कहती है, इरादा क्या है अब तुम्हारा? तुम मेरे पति के करीब जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इरादा तो मेरा बहुत कुछ करने को है, लेकिन फिलहाल मैं एक ही काम करने वाली अपने प्यार को वापस अपना बनाने वाली हूँ, यानी वेदांश को। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे को 4 साल की उम्र से जानते हैं और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर एंगेजमेंट कर लिया हम दोनों ने। लेकिन फिर तुम आ गई और तुमने मेरे वेदांश से शादी कर ली, लेकिन मुझे पता है आज भी उसके दिल नहीं बसती हुई, इसलिए अब तुम यहाँ पे जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि बस एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने वाली हूँ। खुशी ने तिशा को घूरते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर तिशा अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और फिर एकदम से उसके हाथों को पकड़ के अपने करीब खींच लेती है और उसके आंखों में देखते हुए कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारा हर वो एक रास्ता बंद कर दूंगी जो तुम्हें मेरे वेदांश के करीब ले जाती होंगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझा था और अब भी समझ रही हूँ, अपने हद में रहो, नहीं तो मैं अपनी सारी हदें तोड़ दूंगी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। इतना बोलकर वह उसे झटका के साथ छोड़ देती है, जिससे वह नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और तिशा बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली जाती है। तिशा के बेडरूम में तिशा रूम में शीशे के सामने खड़ी होती है और उसके आंखों के सामने सब डाइनिंग टेबल का सीन चल रहा होता है और उसे खुशी की बातें याद आ रही होती है। ये सब सोचते हुए तिशा इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो एकदम से चिल्लाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ सामान एक एक करके तोड़ने लगती है और फिर एकदम से चिल्लाने हुए वह उस टूटे हुए सामान के बीच में बैठ जाती है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, मैं इस बार अपने प्यार के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। वेदांश सिर्फ मेरा है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता और अगर कोई मेरे और उसके बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मिटा दूंगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इस बार मैं अपने प्यार को अपने आप से बेवफाई नहीं करने दूंगी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक दिखाई दे रही होती है। वेदांश काफी देर बाद रूम में आता है तो देखा है रूम में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ होता है। जब वो रूम की लाइट ऑन करता है तो एक सेकंड के लिए वो डर जाता है, क्योंकि तिशा अभी भी ऐसे ही कांचों के बीच बैठी हुई होती है और उसका सर दीवार से लगा हुआ होता है और वो बस एकटक ऊपर की तरफ ही देख रही होती है। वेदांश जब उसे ऐसे देखता है तो वह जल्दी से उसके पास पहुंचता है और उसे एकदम से उठा लेता है और फिर उसे बेड पे बिठाते हुए कहता है, यहाँ पे हुआ क्या था? इतने कांच कैसे टूटे बिखरे हुए हैं? तिशा उसके बोलने से अपने सेंस में वापस आती है और नीचे फर्श की तरफ देखते हुए कहती है, वो तो गलती से गिर गया है मुझसे। वो तो ठीक है, गलती से गिर गया था मानता हूँ, लेकिन तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हुई थी अंधेरा करके रूम में? तुम्हें वैसे देखकर तुम्हें डर ही गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? वेदांश ने तिशा के हाथों को पकड़ते हुए कहा। ओ, आपको सच में मेरी फिक्र हो रही है या फिर बस दिखावा कर रहे हैं? और अगर सच में आपको मेरी इतनी फिक्र थी तो अभी तक आप नीचे कर क्या रहे थे? उसे वक्त ऊपर क्यों नहीं आए जब मैं वहां से आ गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं तो आपकी बचपन की दोस्त और आपकी एक्स मंगेतर मिल गई थी रास्ते में, इसलिए बिजी हो गए थे उससे बातें करने में? वैसे वो बातें भी कितनी प्यारी कर लेती है ना। तिशा ये सब कहते हुए वेदांश को ऐसे देख रही होती है जैसे वह अभी उसे कच्चा ही खा जाएगी। वेदांश तिशा की बातें सुनकर सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी बातों का मतलब समझ में आता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह तिशा के नोट को पिंच करते हुए कहता है, ओ, तो मेरी वाइफ को जलन हो रही है। तिशा उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, मुझे क्यों जलन होने लगी? वो भी उस लड़की से जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। वह तो उसी तरफ हो जाती है जिस तरफ उसे नफा दिखाई देता है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ आपकी चॉइस इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है? वेदांश उसकी बातें सुनकर उसे थोड़ा परेशान करने का और सोचता है और कहता है, नहीं वाइफी, मेरी चॉइस बुरी नहीं है। तुमने देखा नहीं वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है? उसकी एक स्माइल पर तो लाख लोग अपना दिल हार बैठे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है ही इतनी खूबसूरत कि लाखों लोग उसके पीछे होंगे, लेकिन कहीं उन लाखों लोगों में एक आप भी तो नहीं हो जो अपना दिल उस पे हार बैठा है। तिशा अपने दांत पींचते हुए कहती है। वेदांश जब देखता है कि तिशा का मेरा पूरा लाल पड़ गया है गुस्से की वजह से, तो वह उसे और परेशान ना करते हुए उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, मैं उन लाख लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो फिर मैं अपना दिल किसी और को कैसे दे सकता हूँ? तिशा, ओ, तो आपका मतलब यह है कि अगर मैंने आपका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आप अपना दिल उसे दे बैठते? मतलब इस एक्सीडेंट ने आपका सारा प्लान चपेट कर दिया? क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना, क्योंकि अगर आपके साथ यह एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद आप हॉस्पिटल नहीं गए होते और ना ही मैं आपसे अपने दिल की बात कहती और फिर ना भी आपको बदना पड़ता मुझसे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने गलती कर दी आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करके। अरे अरे अरे, अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है तुम्हारा? मानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये जानकर कि वह मेरी एक्स मंगेतर है, लेकिन अब हो गया है, उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना। और सच कहूँ तो मैंने उससे कभी भी अच्छे से बात तक नहीं की है। मेरी लाइफ की तुम पहले लड़की हो जिसे मैंने अपनी लाइफ में जगह दी है और जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे अलावा मुझे और कोई चाहिए भी नहीं है अब, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरे 7 जन्मों के लिए खुद के लिए बुक कर लिया है, इसलिए अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। वेदांश ये कहते हुए तिशा के गोद में अपना कर रख लेता है। तिशा जो अब तक वेदांश से गुस्सा होती है, वह जैसे ही उसकी बातों को सुनती है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वह एक नजर अपने गोद में सर रखकर सो रहे हैं वेदांश को देखती है और फिर वह भी झुककर उसके गालों पे किस करती है और फिर वह भी अपने फेस को उसके फेस पर रखकर अपने मन में कहती है, मैं तुम्हारी लाइफ पर कंट्रोल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से बात करो या उसकी तरफ देखो भी, लेकिन आज तुमने उसे ना रोककर बहुत बड़ी गलती करती है तुमने, और अब पत्नी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि आज के बाद तुम्हारी गलती का हर एक रास्ता ही बंद कर दूं मैं और फिर तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बना जो तुम्हें सिर्फ मुझे तक लेकर आता हूँ।
पहले मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं था क्योंकि तुम उस वक्त मेरे दिल में नहीं रहते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि अब तुम मुझ में बसते हो, और जो मेरा है उसे अपने आप से कभी दूर नहीं होने देती, और अब ना ही तुम मुझसे दूर हो पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं वो भी ले लूंगी। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में वेदांश के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा होता है। तिशा और वेद वैसे ही एक दूसरे के ऊपर सो गए होते हैं। तकरीबन रात के 12 बजे सेक्रेट रूम का गेट खुलता है और शख्स बाहर आता है, और जब उसकी नजर बेड पे पड़ती है तो उसके चेहरे पे स्माइल दिखाई देने लगती है। वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, फाइनली भाई को भी तुमसे प्यार हो ही गया, लेकिन क्या जब तुम्हें हम दोनों की सच्चाई पता चलेगी तो तुम हमें अपना पाओगी या फिर हमें छोड़कर चली जाओगी। वेद, जिसकी आदत हमेशा अलर्ट रहने की होती है, उसकी आंखें उसी वक्त खुली होती है जब वह रूम में एंटर किया होता है, और वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही उस इंसान की सारी बातों को सुन रहा होता है। लेकिन जब वह देखता है सामने वाले ये सब बातें सोचकर दुखी हो रहा है तो वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है, और फिर वह धीरे से तिशा के गोद में से अपने सर को हटाता है और उसे कम से उसके चेहरे को संभालते हुए उसे बेड से लगाकर बैठा देता है, और फिर खुद बेड से उठकर तिशा को अच्छे से सुलाकर उसके सर के नीचे पिलो लगा देता है, और फिर वो उस शख्स के सामने जाकर अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा हो जाता है, और फिर उसे घुरते हुए कहता है, हाँ तो अब तुम ये बताओ, खुशी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है और तुम उसके कितने क्लोज थे। अंश जैसे ही वेद के सवालों को सुनता है वो इधर उधर देखने लगता है और फिर अपनी नजर चुराते हुए ही कहता है, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह अब इस घर में आकर रह रही है, और वो हमारी वाइफ को हमारे खिलाफ कर रही है, ये बोलकर कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर हमने सगाई कर ली। तो अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, इस बात में कितनी सच्चाई है? वेद अंश की आंखों में देखते हुए सवाल करता है। वो चिटे यहाँ पे क्या कर रही है, और वैसे आपको ये सब बातें कैसे पता चली, किसने बताया आपको? अंश वेद से पूछता है। वेद उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, जब हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब वह मुझसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, और फिर कुछ देर बाद वहां से उठकर चली गई, और उसके पीछे तिशा भी चली गई थी, और मेरा भी खाना हो गया था, इसलिए मैं भी स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, और उसी टाइम मैंने उसकी यह सारी बातें सुनी जो तिशा को बता रही थी। अंश वेद की बात सुनकर चौंकते हुए कहता है, क्या उसने सब कुछ तिशा को बता दिया? वैसे उसने और क्या क्या तिशा को बताया था? ओ, तो इसका मतलब यह है कि अभी उसने बहुत कुछ नहीं बताया है तिशा को। मतलब तुम सच में उसके साथ रिलेशनशिप में थे, और थे भी तो ये बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताई थी? और क्या यही कारण था जो तुमने उसके साथ सगाई की थी? ये सब पूछते हुए अब वेद गुस्से में आ गया होता है। वेद का गुस्सा देखकर अंश 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हाँ, दोनों साथ में बचपन में खेला करते थे और हमारा स्कूल भी सेम था, और मैंने यह बात आपको बताई भी थी, लेकिन मैं उसके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं था क्योंकि वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब हम सारे दोस्त मिलकर एक रात पार्टी में गए थे वहीं पर वह भी आ गई थी, और फिर उसने मुझे पीने के लिए ड्रिंक दिया था और मैंने भी पी लिया था। और फिर जब उसके बाद अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो हम दोनों ही एक होटल रूम के अंदर थे और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अंश की बातें सुनकर वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया होता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, तुमने इतना कुछ कर दिया और तुम बोल रहे हो तुम्हारे बीच कुछ नहीं था। अंश जब वेद को बुलाते हुए सुनता है तो वह दौड़ के उसके पास साथ है और उसके मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए कहता है, भाई आप मेरे ऊपर बाद में चिल्ला लेना, जब मेरी पूरी बात सुन लेना तब। और वैसे ही हमारे सामने जो सॉरी है ना, अगर वह गलती से उठ गई आपकी आवाज सुनकर तो हम दोनों को एक साथ काट देगी। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। वेद अंश को देखते हुए उसके हाथों को घूरने लगता है। अंश जब देखता है वेद की नजर किधर है तो वह जल्दी से उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। वेद, अपनी सॉरी अपने पास रखो, तुम सबसे पहले ये बताओ उसे दिन हुआ क्या था जो तुम्हें उसके साथ सगाई करनी पड़ी थी, वो भी 2 दिन के अंदर। वेद की बात सुनकर अंश अपना मुंह लटका लेता है और कहता है, बता रहा हूँ लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले मेरे ऊपर चिल्लाना मत, और मरने की तो बिल्कुल मत सोचना। हाँ, तो जब मैं नेक्स्ट डे सोकर उठा था तो मेरे बगल में लेटी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, और मैं भी अपने बॉक्स में था, लेकिन सच कह रहा हूँ मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे थोड़ा सा भी तो याद होता, या फिर कोई निशानी तो होती मेरी बॉडी पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वही जब उसने मुझे उठते हुए देखा तो वो भी स्माइल करते हुए उठकर बैठ गई, और उसने बोला कि हम दोनों के बीच रात में वो सब कुछ हो गया है जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसकी बातों को सुना था तो शॉक में चला गया था और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं बस अपना सर पकड़कर बैठ गया था। लेकिन तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई, और जब मैंने उसे आवाज की तरफ देखा तो खुशी रूम के बालकनी में खड़ी थी और वहां से कूदकर खुदकुशी करने वाली थी। ये सब देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मुझे सही गलत में कोई फर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं उससे शादी कर लूंगा और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हूँ। आप उस वक्त इंडिया में नहीं थे, इसलिए मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया, और मैंने सोचा जब आप आएंगे तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, फिर आप कोई रास्ता निकलोगे। लेकिन वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगी, मरने की धमकी देकर, इसलिए मैंने उससे जल्दीबाजी में ही 2 दिन के अंदर सगाई कर ली ताकि मैं उसको कुछ टाइम के लिए शांत करवा सकूं। और सगाई होने के बाद उसने मुझे कुछ इंटीमेट फोटो दिखाई जिसमें हम दोनों बिना कपड़ों के एक साथ थे एक बेड पर। उन फोटो को देखने के बाद कोई भी यही बोलता कि उस रात हम दोनों के सब कुछ हो गया होगा। और जब आप इंडिया आए उसे वक्त आप पर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे, इसलिए अपनी प्रॉब्लम बात कर आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की भी आएगी जिससे मुझे प्यार होगा। इसलिए मैंने सोचा भले उस रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मुझे शादी करनी थी तो मैंने सोचा मैं उससे ही कर लूंगा।
और फिर जब आप मेरी जगह पर इस दिन ऑफिस जा रहे थे तब आपका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, तो उसने खुद ही सगाई तोड़ दी थी और ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। और फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे आशुतोष के साथ देखा था और फिर एक दिन मैंने केत की बुआ के मुंह से सुना भी था कि वो उसकी और आशुतोष की बहुत जल्दी वो सगाई करवाने वाली है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से तो उसे अब मेरे से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और उसने खुद ही समय को ही तोड़ा था और खुद ही हमारी बुआ के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई है। फिर वो तिशा से ऐसी बातें क्यों कर रही है? वेद अंश को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और मुझे एक बार बताना प्लीज जरूर नहीं समझा, और अब तुम्हारी गलती की सजा हम दोनों के मिलने वाली है, क्योंकि अगर उसने उसे फोटो को तिशा को दिखा दिया तो हमारा डिवोर्स होना तय है। तुम अगर यह बात मुझे पहले बता दिए होते तो मैं अब तक उसे लड़की को ठिकाने पर लगा दिया होता। अंश वेद की बातों को सुनते हुए ही जाकर तिशा के बगल में लेट जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करने वाले हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो, नहीं तो आपको पता है आपकी बीवी आपको छोड़ेगी नहीं अगर गलती से भी वो पिक्चर्स उसके पास चला गया तो। वेद अंश को घूरते हुए कहता है, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है तो तुम्हें नहीं लगता इसे सॉल्व भी तुम्हें करना चाहिए? वैसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करने वाला हूँ? वैसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करने वाला हूँ? अंश वेद की बात सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस तरह आज एग्रेसिव होकर मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझे अच्छे समझ में आ गया था कि आपकी क्लास ली जा चुकी है, और अब आप ही सोचो वह पिक्चर तिशा के पास चला गया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। वैसे भी जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है तब तक मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला। वैसे बीवी को कब सच्चाई बताने वाले हमारे बारे में, क्योंकि अब और मैं आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ रात को जब भी मैं बेडरूम में आऊँ तो तिशा को पूरे हक के साथ गले लगा सकूं, ऐसे छुप कर नहीं। एक साइड से अंश तिशा को गले से लगा लेता है तो दूसरी साइड से वेद, और फिर तीनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग खिड़की से आती ही सूरज की रोशनी से अंश की नींद खुलती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह एकदम से घबरा जाता है ये सोचकर कि वह अभी तक यहीं पर है, लेकिन जब उसकी नजर दूसरे साइड जाती है तो वहाँ पे ना ही तिशा होती है और ना ही वेद। फिर वो जैसे ही उठने को होता है कि तभी उसके मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जब उसे खोलकर दिखता है तो वो मैसेज वेद का होता है। उसमें वेद ने लिखा होता है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जा रहा हूँ, तब तक यहीं पर रहना और हाँ किसी को पता नहीं चलने देना कि तुम कोई और हो, और हाँ हमेशा फुल शर्ट पहन के रहना ताकि किसी को शक ना हो कि तुम्हें चोट नहीं लगी है, और ज्यादा मस्ती भी मत करना और उस लड़की से दूरी बनाकर रहना। अंश उस मैसेज को पढ़ाते हुए अपना मुंह बना लेता है और कहता है, हम ये तो मुझे ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, मुझे भी पता है यहाँ पे कैसे रहना है, और बात उस चुड़ैल की उसकी तो मैं चोटी ही काट दूंगा जिससे वह खुद ही उछलना बंद कर देगी। ये कहते हुए वह बेड से उठता है और बाथरूम चला जाता है फ्रेश होने। वह थोड़ी देर बाद शावर लेकर आता है और क्लोजेट रूम के अंदर चला जाता है। वो इस बात को भूल ही गया होता है कि अभी 2 दिन पहले वेद को उसकी पीठ पे चोट लगी थी और उसे भी यहाँ पे रहते हुए ऐसा ही एक्ट करना है जैसे उसकी चोट लगी हो। लेकिन वह इस बात को पूरी तरीके से भूल चुका होता है और बाथरूम से सिर्फ टॉवल पहनकर बाहर आ गया होता है और वैसे ही गाना गुनगुनाते हुए क्लोजेट रूम से अपने पहनने के लिए कपड़े निकाल रहा होता है। और उसी वक्त तिशा भी एंटर करती है और अपने दुपट्टे को सोफे पर रखकर वह भी क्लोजेस्ट रूम की तरफ ही जा रही होती है। जब वह सुनती है वेदांश गाना गा रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उसने ज्यादातर उसके चेहरे पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन ही देखे हुए होते हैं। इसलिए वह भी दबे पांव क्लोजेट रूम के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है और तभी उसकी नजर वेदांश के बैग पे पड़ती है, जिसे देखकर वह एकदम हैरान हो जाती है। वही जब अंश को फील होता है कि उससे कोई देख रहा है तो वह जल्दी से मुड़ जाता है, और वह जैसे ही अपने सामने हैरान खड़ी तिशा को देखता है तो उसके चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। लेकिन फिर वह जल्दी से अपने ब्लैक शर्ट को पहन के बाहर आते हुए कहता है, अरे बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी शॉक वाले एक्सप्रेशन क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी हॉटनेस देखकर हैरान हो गई? तिशा उसकी बात सुनकर अपनी नजर इधर उधर करने लगती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बुलाने के लिए आई थी। अंश शीशे के सामने जाकर अपने बालों को बनाते हुए कहता है, ठीक है तुम नीचे चलो, अभी मैं 2 मिनट में आया। तिशा कुछ देर तक तो उसकी हरकतों को नोटिस करती है और फिर कहती है, क्या मैं पहले आपके ड्रेसिंग चेंज कर दूं फिर हम नाश्ता करने चले? अंश जैसे ही तिशा की बातें सुनता है उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन फिर वह अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में इसको चेंज करवा लूंगा, अभी हम नीचे ही चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तिशा उसकी बात सुनकर भी अपनी जगह से नहीं हिलती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। अंश जब देखता है तिशा कब से उससे ही देखे जा रही है तो वह थोड़ा परेशान दिखाई देने लगता है, लेकिन फिर वह मजाक करते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अभी तुम मुझे खा जाओगी? अगर तुम्हारा ऐसा मन भी कर रहा है तो मुझे बता सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तिशा अंश की बातें सुनकर उसे घूरने लगती है और कहती है, सॉरी लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉनवेज खाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस आपको इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे आप कोई और ही हो। अंश जब तिशा की बात सुनता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह अपने मन में कहता है, अरे यार कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गई कि मैं वेद नहीं अंशु, अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करूं? वह ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, और वह जब अपना सर उठाकर उधर देखता है तो वहाँ पर तिशा खड़ी होती है और उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही होती है। तिशा अंश को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों हो गया? मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप सच में वो नहीं हो जिसे हम जानते हैं। अंश उसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और उसके गालों को पकड़ते हैं कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही मजाक करती हो, लेकिन दूसरे का मजाक नहीं समझ पाती हो, ये तो गलत बात है ना। मैं तो बस नाटक आया था ये देखने के लिए कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। अब छोड़ो सब बातें, हम नीचे चलते हैं।
अंश किसी तरफ तिशा का ध्यान खुद के ऊपर से हटा दिया होता है और फिर वो उसके हाथों को अपने हाथ में लिए नीचे आता है। नीचे हॉल में जो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं उनकी नजर जैसे ही सीढ़ियों पे पड़ती है वो सब उधार ही देखने लगते हैं क्योंकि अंश और तिशा साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। दादी माँ उन दोनों देखते हुए कहती है, हाय मेरे बच्चे साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, भगवान ना करे उन्हें किसी की नजर लगे। दादी माँ की बातें सुनकर जहाँ केतकी जी और प्रेरणा जी का मुंह बन जाता है वही व्योम और खुशी गुस्से के मारे अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं। तब तक अंश और तिशा नीचे आ जाते हैं और उन सबके साथ खड़े हो जाते हैं। तभी खुशी एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हुए कहती है, वेदांश तुम आ गए, चलो हम साथ में नाश्ता करते हैं। ये कहते हुए वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तभी अंश एकदम से पीछे हट जाता है और खुशी को घूरते हुए कहता है, हेलो तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। खुशी जब अंश की बात सुनती है तो वह एकदम से शॉक हो जाती है और फिर जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, वेदांश ये कैसी बात कर रहे हो, हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं तिशा ने तुम्हें मना किया कि तुम मुझसे बात मत करना। अंश उसकी बातें सुनकर उसे अजीब नजरों से देखा है और कहता है, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है, हम कभी दोस्त थे ही नहीं। हाँ तुम बचपन में मेरे घर जरूर आया करती थी खेलने के लिए, लेकिन मैं ना तुम्हारे साथ कभी खेला है और नहीं कभी तुमसे दोस्ती की थी, तुम्हें थी जो जबरदस्ती हम सब बेचा जाती थी। खुशी अंश की बातें सुनकर चीर जाती है और दोबारा से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे लेकिन हम साथ में खेलते थे ना, और हमारी सगाई भी हुई थी, तुम्हें याद नहीं है। हाँ हमारी सगाई हुई थी लेकिन उस सगाई को तुमने 2 हफ्ते के अंदर ही तोड़ भी दिया था और अब तुम मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में हो और उससे शादी करने वाली हो, उसके बाद भी तुम मुझे क्लोज होना चाहती हो, तुम बता सकती हो ऐसा क्यों। अंश ने खुशी को देखते हुए कहा। अंश की बातें सुनकर खुशी गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और कहती है, वेदांश तुम गलत सोच रहे हो, तुम मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और इस नाते में बस थोड़ा तुम्हारे लिए कंसर्न थी क्योंकि तुम्हें चोट लगी है ना। अंश एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए मेरे पास मेरी वाइफ है, वो मेरा ध्यान रख लेगी। और हाँ अब तुम मुझे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी गलतफहमी हो कि मेरे होने वाली भाई की वाइफ और मेरे बीच कुछ चल रहा है। तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ना पड़ता हो लेकिन मुझे बहुत पड़ता है और मैं नहीं चाहता इस वजह से मेरे और मेरी वाइफ के बीच की रिलेशनशिप खराब हो। और वैसे भी मैं एक पति पतिव्रता पत्नी हूँ। अंश जैसे ही अपनी लाइन कंप्लीट करता है सारे लोगों से अजीब नजर से देखने लगते हैं। जब अंश को रियलाइज होता है उसने अभी क्या कहा तो वह खुद को सही करते हुए कहता है, अरे मेरे कहने का मतलब था पत्नीव्रता पति हूँ। और हाँ मेरे भाई की होने वाली बीवी मुझसे ना दूरी बनाकर रखना और मेरे आसपास तो गलती से भी मत भटकना, नहीं तो मैं तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगा दादी माँ से। अंश की बातें सुनकर अब तक खुशी की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है, इसलिए वो वहाँ पैर पटकती हुई वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और वही शौर्य उसके जाते ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और फिर दोनों दौड़कर आकर अंश को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, फाइनली हमारा भाई वापस आ गया है, हमने आपको सच्ची में बहुत मिस किया। और हाँ कल आपको क्या हुआ था, आपका इतनी चुप चुप से क्यों थे। अंश जब उन दोनों की बातें सुनता है तो अपने मन में कहता है, अरे गधो वो मैं नहीं था, वो तो मेरा खड़ूस भाई था। लेकिन फिर वह अपने सोच से बाहर आते हुए कहता है, कल मेरा मूड ठीक नहीं था और तुम्हें बताए मुझे चोट लगी है, इसलिए मुझे और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। वही तिशा अंश के एक एक हरकत को नोटिस कर रही होती है और वह अपने मन में कहती है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इतना तो जान ही गई हूँ, ये बहुत कम बोलता है और हमेशा इसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन रहता है, कभी कभी ही यह नॉर्मल होता है। लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये एक नहीं है बल्कि 2 अलग अलग लोग हैं। क्योंकि कल तब आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे यह अपने सामने बैठे इंसान को अपनी आंखों से ही मार देना, और वही आज इसकी आंखों में बस शरारत और मासूमियत दिखाई दे रही है। एक इंसान के 2 अलग अलग पर्सनैलिटी कैसे हो सकते हैं कि कभी तो एक शब्द भी नहीं बोलता और कभी कभी ये एक बच्चे की तरह दूसरों से लड़ भी सकता है। तिशा अपने ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी अंश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, हेलो क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। अंश की बातें सुनकर तिशा अपने सेंस में वापस आती है और कहती है, हाँ क्या कह रहे थे। अंश तिशा को ऐसे सिली हरकत करते देख उसके कानों के पास आकर कहता है, वाइफी मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हूँ और इस कारण तुम अपनी नजर मुझ पर से हटा नहीं पाती हो, लेकिन वाइफी यहाँ पे बाकी घर वाले भी खड़े हैं, अगर तुम मुझे अपनी हवसी से निगाहों से दिखती रहोगी तो वो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगेंगे। इसलिए अभी तुम अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल करो, बाकी थोड़े टाइम बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होगा वो सब करने के लिए जो तुम सोच रही हो। तिशा अंश की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगती है और कहती है, शैमलेस। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।